गुड मॉर्निंग। हैबलर के अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताएं और जो अवसर लागत के विभिन्न प्रकार होते पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में, वो हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे हैबलर के अवसर सिद्धांत की व्याख्या। इसके लिए हमने विभिन्न जो अवसर लागत के प्रकार थे वो देखें। तो जो मेन उसमें निष्कर्ष अपना निकल के आया था वो ये था कि वास्तविकता में बढ़ते अवसर लागतें या पैमाने के घटते प्रतिफल पाए जाते हैं। इसका रीजन साधन विशिष्टता, पूर्ण प्रतिस्थापन का अभाव, उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में साधन इकाइयों की भिन्न भिन्न कार्यकुशलता होती है, अर्थात इनके कारण पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और दूसरे रूप में हम कहें तो अवसर लागत प्रत्येक जो अतिरिक्त इकाई होती है उसका उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त इकाई अवसर लागत बढ़ती जाती है। इसको विभिन्न दो देशों का हमने देखा ही था कि जो हैबलर की थ्योरी थी, इसकी मान्यताओं में हमने देखा था कि जो हैबलर की थ्योरी है वो दो देश, दो वस्तु और दो उत्पादन के साधनों की बात करती है, मतलब 2x2 मॉडल है ये। तो ये जो विभिन्न दो डायग्राम है ये आप देख रहे हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है कंट्री ए का है, सेकंड जो डायग्राम है वो कंट्री बी का है। और इसमें जो FAB तो है देश ए का उत्पादन संभावना वक्र, जबकि A1B1 है देश बी का उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र आप जानते हैं कि ऐसा मतलब वक्र जो एक देश द्वारा उत्पादित दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को बताता है। अगर जब ट्रेड नहीं होता है तो देश ए में ई घरेलू कीमत अनुपात रेखा है और उपभोग का पॉइंट क्या है, आर। उपभोग का पॉइंट यहाँ पे है आर जब ट्रेड नहीं हो रहा है। जब ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में तो देश ए का जो अंतर्राष्ट्रीय जो विनिमय अनुपात रेखा होती है वो FF होती है ना, जबकि जो उसकी घरेलू विनिमय अनुपात रेखा थी वो ई थी। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो FF1 उसकी विनिमय अनुपात रेखा होती है और जो देश ए है वो Y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। तो अगर उसका उपभोग का बिंदु देश ए का T है तो आप इसमें देख सकते हैं कि T अगर उसका उपभोग का बिंदु है तो वह जो X बिंदु है उसकी तो कितनी इकाइयाँ उपभोग कर रहा है, OT तक, है ना, जबकि इसका प्रोडक्शन वो कर रहा है ON के बराबर। अगर इसको पूरा X अक्ष पर लाते हैं तो ये ON के बराबर वो X वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि इसका उपभोग कर रहा है वो OT के बराबर। अर्थात उपभोग और उत्पादन का जो डिफरेंस है NT उसको किसके द्वारा फिल किया जाएगा, इंपोर्ट के द्वारा। जबकि जो Y वस्तु है उसका उपभोग तो कर रहा है वो ON के बराबर और उसका प्रोडक्शन कर रहा है वो OS के बराबर। तो जो NS का जो डिफरेंस मतलब आधिक्य उत्पादन हो रहा है उसके यहाँ पर Y वस्तु का SN के बराबर। तो उसका क्या करेगा, वो A देश निर्यात करेगा, है ना। और इसमें एक और बात अगर आप देखें तो जो R बिंदु है घरेलू कीमत अनुपात रेखा की, उसके तुलना में जो T बिंदु है वो ऊंचे समुदाय अनाधिमान वक्र मतलब ऊंचे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर स्थित है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि देश ए में आफ्टर ट्रेड लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार अगर आप सेकंड डायग्राम देखेंगे देश बी का,
तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलरिटीज है, पर उसका जो विशिष्टीकरण होगा वो एक्स वस्तु में होगा और उसके अनुसार चीज़ें बदल जाएगी। तो A1 B1 देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है और उसके घरेलू जो कीमत अनुपात रेखा है वो है E1 E1, है ना। और उपभोग का पॉइंट है घरेलू मतलब बिफोर ट्रेड R1। जो देश बी है उसका अगर ट्रेड आफ्टर ट्रेड उसका अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा होगी F1 F1, ठीक है। और जो उसका कंजप्शन का पॉइंट होगा वो होगा T1। T1 उसका अगर कंजप्शन पॉइंट है तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो वह वाई वस्तु का कंजप्शन तो कर रहा है और T1 के बराबर है, जबकि वो प्रोडक्शन कर रहा है वाई वस्तु का वो N1 के बराबर है ना। मतलब डिफरेंस वाई वस्तु का वो उत्पादन तो कम कर रहा है और उपभोग ज़्यादा कर रहा है, जबकि एक्स वस्तु का वह उपभोग तो कम कर रहा है ON1 के बराबर, जबकि उत्पादन ज़्यादा कर रहा है OS1 के बराबर, ठीक है। तो आधे के उत्पादन हो रहा है उसके यहाँ एक्स का तो और वाई का कम उत्पादन हो रहा है। इसको फिल करने के लिए वो इंटरनेशनल ट्रेड करेगा और उसके लिए वो N1 F1 वाई वस्तु की मात्रा का तो आयात करेगा और एक्स वस्तु की N1 S1 मात्रा का निर्यात करेगा। अर्थात जो देश बी है वह एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर रहा है, जबकि आपने देखा था देश बी किसके उत्पादन में विशिष्टीकरण कर रहा था, वाई वस्तु के उत्पादन में, ठीक है ना। तो और आप इसमें एक और पॉइंट जैसा कि आपने देश ए में देखा था, उपभोग से पहले का जो उपभोग बिंदु है, मतलब सॉरी व्यापार से पहले का जो उपभोग बिंदु है वो है R1, जबकि आफ्टर ट्रेड व्यापार का बिंदु उपभोग का बिंदु है T1। तो T1 है जो पॉइंट R1 के तुलना में ऊंचे समुदाय अनधिमान वक्र पर स्थित है। इसका तात्पर्य यह है कि देश बी के कल्याण में आफ्टर ट्रेड वृद्धि होगी, है ना। देश बी का जो कल्याण है उसमें आफ्टर ट्रेड वृद्धि होगी। और इस प्रकार आप देख सकते हैं इसकी जो थ्योरी है वो सारा मैंने लिख रखा है, या आप इसमें पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो दोनों देश हैं आफ्टर ट्रेड दोनों देशों के कल्याण में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये तो था हेबलर का अवसर लागत सिद्धांत की व्याख्या, किसमें घटते प्रतिफल की स्थिति में और बढ़ती अवसर लागत की स्थिति में। कल हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या तो इसने रिफॉर्म किए जो रिकार्डो का तुलनात्मक सिद्धांत था उस पर, और क्या इसमें कुछ कमियां रह गई जिसको जो मॉडर्न अर्थशास्त्री हैं वो फिर दूर करते हैं, ठीक है। तो इसका एवोल्यूशन हम कल देखेंगे, आज हमने इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा, ठीक है। धन्यवाद।